साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, यहाँ बताना आवश्यक है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों की जो महत्वपूर्ण संवैधानिक मांगें ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी, हिंदुओं द्वारा उनका विरोध किया गया। वो किस तरह विरोध किया गया है, उनके क्या उद्देश्य है, वो किस तरह का शासन चाहते हैं, समानता चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो किस तरह की प्रणाली चाहते हैं, वो पुरानी व्यवस्था को किसी न किसी तरह से कायम रखना चाहते हैं, उस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो साथियों, जब बाबा साहब अपनी मांगें ब्रिटिश सरकार के सामने रखी तो इन मांगों के लिए 4 प्रस्ताव रखे गए थे। वो 3 श्रेणियों में थे: राजनैतिक, शैक्षिक और आर्थिक और सामाजिक। राजनीतिक मांगों के अधीन 3 सुरक्षाएं मांगी। व्यवस्थापिकाओं में प्रतिनिधित्व केवल व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व न हो, बल्कि हिंदुओं और अनुसूचित जातियों का अलग अलग प्रतिनिधित्व हो। नंबर 2, कार्यपालिका का दायित्व केवल व्यवस्थापिका के प्रति न हो, जिसका अर्थ है केवल हिंदू के प्रति, बल्कि वो हिंदू और अछूत दोनों के प्रति उत्तरदायी हो। नंबर 3, प्रशासन केवल सक्षम ही न हो, बल्कि सब वर्गों के प्रति, अछूतों के प्रति भी विश्वसनीय हो और उनमें अछूतों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, उनके पास प्रमुख पद हों ताकि अछूतों को इसमें विश्वास हो। राजनीतिक मांगों पर हिंदुओं और अछूतों में बहुत विवाद है। बाबा साहब कहते हैं बहुत बड़ा विवाद है। अछूतों के मित्र श्री गांधी ने उनकी मांगों को स्वीकार करने के बजाय आमरण अनशन रखना बेहतर समझा। हालांकि वो राह पर आ गए, लेकिन ये नहीं पचा पाए कि इन मांगों के पीछे कितना न्याय है। यदि इस स्थान पर मैं ये बताऊं कि उचित रहेगा कि हिंदू अथवा कांग्रेस के प्रतिनिधित्व सरकार की क्या योजना है। नंबर 1, भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार चुने जाएंगे। कार्यपालिका के सदस्य मात्र व्यवस्थापिका के बहुमत दल से ही रखे जाएंगे। नंबर 3, प्रशासन केवल कर्मचारियों की क्षमता के आधार पर चलाया जाएगा। हिंदुओं ने अपनी योजना को राष्ट्रीय योजना कहा और अछूतों की योजना को सांप्रदायिक योजना बताया है। जैसा कि मैंने बताया है, इस विभेद का कोई आधार नहीं है। यह सुविधा धर्म की मिसाल है। ऐसे हथकंडों से उस वर्ग को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता जो पीढ़ियों से निर्बल वर्ग है। मैं तथाकथित राष्ट्रीय योजना के गुणों की समीक्षा करते हुए इसकी असलियत बताना चाहता हूँ। बाबा साहब कह रहे हैं मैं इसकी असलियत भी बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले दोनों योजनाओं को स्वीकार दोनों पक्षों का जिक्र करना वांछनीय है। दोनों का समान उद्देश्य है, क्योंकि दोनों प्रतिनिधि व्यवस्थापिका के पक्षधर हैं। मतभेद का मुद्दा उस तरीके पर है जिससे वो वास्तविक प्रतिनिधित्व संस्था बन जाएगी। तथाकथित राष्ट्रीय योजना भारतीय व्यवस्थापिका हेतु केवल क्षेत्राधारित निर्वाचन क्षेत्र को पर्याप्त समुचित व्यवस्था स्वीकार करती है, जिसे सांप्रदायिक योजना कहा जा सकता है। यह नहीं मानती है कि क्षेत्राधारित निर्वाचन क्षेत्र से व्यवस्थापिका वास्तविक प्रतिनिधित्व करेगी, क्योंकि आज भारत का विशेष सामाजिक आधार है।
मुद्दा यह है कि क्या क्षेत्राधारित निर्वाचन क्षेत्र भारत में वास्तविक प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका बन सकती है। इसी प्रश्न पर विवाद मौजूद है। हिंदुओं के तथाकथित राष्ट्रीय योजना पश्चिमी देशों से अपील करती है कि वो तथाकथित सांप्रदायिक योजना के मुकाबले उसे प्राथमिकता दें। इसका कारण यह है कि पश्चिमी देश जानते हैं और वो भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के ही अभ्यस्त हैं, परंतु निसंदेह तथाकथित राष्ट्रीय योजना गुणानुसार बहुत ठोस नहीं है और इसके इरादे सांप्रदायिक से भी बदतर हैं, खराब हैं। यह लचर है कि कोई इसकी मीमांसा नहीं करेगा। भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के क्या गुण अवगुण हैं, ये संभावनाएं क्या हैं, इनमें से कुछ एक का विवरण दिया जा रहा है। नंबर 1, इसमें निर्वाचन क्षेत्र के बहुसंख्यक मतदाताओं का वर्चस्व होगा, जिससे पूरे निर्वाचन क्षेत्र की इच्छा प्रतिबिंबित होगी। नंबर 2, प्रतिनिधि के लिए ही काफ़ी होगा कि वह निर्वाचन क्षेत्र की सामान्य भावना का ध्यान रखेगा जिसे उसे बहुमत दिलाया है, और वह एक समुदाय विशेष का प्रतिनिधि होगा, चाहे वह बहुमत कितना भी क्यों ना हो। यदि वो बहुमत कितना भी क्यों ना हो, यदि वो बहुमत की अनदेखी करेगा तो बिना किसी सोच विचार के उसकी सरलता से उपेक्षा कर दी जाएगी। नंबर 3, जिन मतों के प्रतिनिधि चुना जाएगा उन्हीं की इच्छा और हितों को देखकर वो कार्य करेगा। ये आशंका नहीं रहेगी कि वो प्रतिनिधि अपने ही वर्ग का हित रक्षण करेगा और अपने मतदाताओं की अनदेखी करेगा। ये सारे अनुमान झूठे हैं और किसी भी सिद्धांत के अनुसार न्यायसंगत नहीं हैं। इसका कभी प्रयोग नहीं किया गया है। संसदीय सरकार का इतिहास बताता है कि इंग्लैंड तक के इतिहास में ये कहावत मिलती है कि ऐसी योजना गलत है कि अधिकांश स्थितियों में विश्वास कर लिया जाए कि देश में सभी वर्गों की कामनाओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। वास्तव में संतोषप्रद ढंग से ऐसा नहीं हो सकता है। यदि संबंध में सामान्य अपेक्षाओं की कोई हल्की सी झलक भी मिलती है तो ये है, इस पर निर्भर करता है कि निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के कितने सारे समान हित हैं उनमें कितनी विविधता है और उनके बीच कितनी समरसता है। स्वाभाविक है कि भारत के समान हित है ही नहीं। बाबा साहब बड़ा स्पष्ट कहते हैं, भारत में समान हित ही नहीं है तो कैसे संभव होगा जहां संपूर्ण और निष्पक्ष समरसता नहीं है और विभिन्न वर्गों की भागीदारी का मार्ग अवरुद्ध है। वहाँ कोई भी वर्ग छोटा हो या बड़ा एक दूसरे का हित नहीं सोचता। बहुमत की इच्छा बहुत ही इच्छा के सिवाय कुछ नहीं। इस प्रवृत्ति को कोई तर्क बदल नहीं सकता। इस तरह बहुमत को उत्पीड़न की खुली छूट होगी। फिर यह संभावना भी गलत है कि व्यवस्थापिका के लिए चुना गया प्रतिनिधि उन मतदाताओं की आकांक्षाएं पूरी करेगा ही जो उसे चुनेंगे और उस वर्ग के हितों का मूल भूल जाएगा या उनकी अनदेखी कर देगा जिस वर्ग से वो संबंधित है। प्रतिनिधित्व की बात खंडित वफादारियों का मामला है। इसके 2 बल्कि 3 विषय में टकराव होंगे। नंबर 1, स्वयं के हित। नंबर 2, जिस वर्ग से ये संबद्ध है
उसके हित, और नंबर 3 उन मतदाताओं के हित जिन्होंने उसे चुना है। पहली बात को हम भूल भी जाएं, फिर भी ये अनुभव की बात है कि प्रतिनिधि उसे मतदाताओं से पहले अपने वर्ग का हित सोचेगा। इससे अलग कोई कुछ सोचेगा भी क्यों? ये स्वाभाविक है कि उसका स्वयं का स्वार्थ निर्वाचन क्षेत्र से ऊपर ही होगा। यह एक कहावत है कि मनुष्य की खाल उसकी कमीज से ज़्यादा नज़दीक होती है। व्यवस्थापिका सदस्य पर भी ये बात लागू होती है कि उसका वर्ग तो उसकी खाल है और उसका निर्वाचन क्षेत्र उसकी कमीज होती है, जिसके विषय में ये कहना व्यर्थ है कि इसका ख्याल, उसका स्थान खाल के बाद ही है। हिंदू इसलिए भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों की दुहाई दे रहे हैं कि राजनीतिक ढांचे की बुनियाद उसी आधार पर भूमि पर रखे हैं जिसे सभी राजनीतिक नियंताओं ने कमज़ोर बताया है। भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र यूरोपीय देशों की राजनीतिक पद्धति में भी अविश्वसनीय माने जा रहे हैं। कई यूरोपीय देशों में प्रतिनिधित्व का आधार भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र था, वहाँ उसे बदला जा रहा है और दूसरी व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों से काम नहीं चला। जहाँ तक प्रणाली लागू है वहाँ भारी असंतोष है, जिसका कारण ये भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र प्रथा है। व्यावसायिक और कार्यकारी प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव हैं और जनमत संग्रह के प्रस्ताव हैं कि पुरानी व्यवस्था बदली जाए। साथियों, इन परिस्थितियों में ये आशंका उत्पन्न होती है कि हिंदू उस राजनीतिक पद्धति पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। इसके पीछे राज छिपा हुआ है। बाबा साहब इसे इंगित कर रहे हैं, जिसे अन्यंत तिरस्कृत कर दिया गया है। कारण ये बताया जाता है कि यह एकमात्र पद्धति है जो राष्ट्रवाद के अनुकूल है। मेरे मस्तिष्क में वास्तविक व्यवस्था कुछ और ही है। हिंदू भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र को इसलिए प्राथमिकता देता है कि उसे पता है कि वो तमाम राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा। इस हिसाब से कौन नकार सकता है? हिंदू जानता है कि भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबली भारी हिंदू बहुमत और अल्पमत अछूतों के बीच होगा। यदि निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक होगा तो वो सभी निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाएंगे। हिंदू अपने बहुमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से बहुमत में हैं, जिससे उनका बहुमत सुदृढ़ होगा। वह कारण है हिंदू धर्म की विशिष्ट जीवन शैली। हिंदू धर्म में जाति का स्थान सर्वोत्तम है और दूसरा कारण है चुनावों का परिणाम। हिंदू व्यवस्था में जातियों का निर्धारण इस प्रकार है, सम्मानितों की स्थिति ऊंची होती है और प्रताड़ितों की नीची। ये भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं कि मतदान में कौन सी प्रवृत्ति काम करेगी। कोई सवर्ण हिंदू किसी अछूत को वोट नहीं देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि वो इतना निकृष्ट है कि वो व्यवस्थापिका में जाने योग्य नहीं है। दूसरी ओर बहुत से अछूत मतदाता हिंदू उम्मीदवारों को मत देंगे, क्योंकि वह उनकी दृष्टि में उनसे और उनके अछूत भाई से बेहतर व्यक्ति हैं।
इसका कारण यह है कि उसे पहले से बताया गया है कि स्वर्ण हिंदू उसके अछूत भाइयों से बेहतर हैं। मैं दूसरी तरीके का जिक्र नहीं करता हूँ जो गरीबों, अशिक्षितों, नासमझों और असंगठित लोगों का वोट प्राप्त करने के लिए अपनाए जाते हैं। जो अछूत हैं, ये सब परिस्थितियां मिलकर के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में काम करेंगी। शुद्ध भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र पद्धति से हिंदुओं का बहुमत निश्चित होगा। वो स्वयं अपना बहुमत बनाएंगे और साथ ही अछूतों को भी मिला लेंगे। ये भी निश्चित है कि अछूतों की सभी सीटें छिन जाएंगी। वे पहले ही अल्पमत में हैं, फिर हिंदू उन्हें उनकी कमजोरी के कारण पटा लेंगे और वो अपने वोट हिंदुओं को वैसे ही अर्पित कर देंगे जैसे भगवान को बलि चढ़ाई जाती है। भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाने से हिंदुओं को राजनीतिक सत्ता हड़पने का अवसर मिल जाएगा। यदि सांप्रदायिक निर्वाचन बनाए जाएंगे तो ये सत्ता अछूतों के हाथ में रहेगी। इससे कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो चाहें तो इरादा ना भी हो, राष्ट्रीय योजना उनके अनुकूल परिणामों पर आधारित है जो सांप्रदायिक योजना से बेहतर होगी। साथियों, बाबा साहब ने इसमें हर चीज़ को स्पष्ट कर दिया है। इसी कारण हिंदुओं ने अपना वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से बाबा साहब की बात नहीं मानी और ख़ासकर गांधी जी ने आमरण अनशन करके उन अधिकारों को छीना था। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद क्रमशः बताया जाएगा। ये जानकारी आपको भारत सरकार द्वारा बाबा साहब के ऊपर लिखा पाठ्यक्रम खंड 17 से अध्याय 4 से लिया गया है। साथियों, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।